हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर स्टडी चैनल नाइट स्टडी। और ये है मेरा फर्स्ट क्लास और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग वर्ब्स पढ़ते हैं तो कुछ कुछ डाउट आते हैं मन में, जैसे फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आज का जो क्लास है आपका, इसमें मैं सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको लाइफ में कभी वर्ब्स का क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बातों को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे कि वर्ब्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो एज वी नो, जैसा कि हमें बचपन से पढ़ाया गया है वर्ब्स का डेफिनेशन, कि वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। इट इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, टहलना, ये सारे के सारे वर्ब है। इस चीज़ से आपको जो है ना लगे कि एक्शन हो रहा है, जैसे मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, दिस इज एक्शन। लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एक्शन। ठीक है, पंखा घूम रहा है, रिवॉल्व करना एक्शन है। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को। अभी जब आप बच्चे होंगे क्लास 5 में या 6 में या 4 में, तब आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी। पहला ये कि वर्ब का जो है दो टाइप होता है। पहला होता है मेन वर्ब एंड द सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। बट एज वी मूव फर्दर, जब हम आगे बढ़ते हैं क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और एक्सिलरी वर्ब आने लगता है, मॉडल वर्ब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना। तो इसे हम कंप्लीटली समझ जाएंगे अभी पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बाबू वर्ब जो है, वर्ब के बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। वर्ब के बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। देखिए कैसे। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एस फॉर सब्जेक्ट। एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। वर्ब का सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे देखिए, बड़ा फेमस एग्जाम्पल कि राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, बचपन से यही एग्जाम्पल सुनते आए हैं। इसमें ईट क्या दिख रहा है आपको? वर्ब है। अब मुझे एक ऐसा सेंटेंस बताइए आप लोग जिसमें विदाउट वर्ब के, है ना, विदाउट वर्ब के वो सेंटेंस बन गया हो। एक ऐसा सेंटेंस जो है आप लोग दिमाग में एज्यूम कीजिए, जल्दी से सोचिए इस चीज को। ठीक है, फटाक से सोचिए और बताइए मुझे। हमें कई सारे वर्ड्स पता होते हैं, बावजूद इसके हम लोग ऐसा एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं जो बिना वर्ब के आता हो। तो वर्ब जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम राहुल, आई एम राहुल, या मैं कहूं कि सी इज मीना, सी इज मीना, तो यहां पे भी वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स हैं आपके इज और एम। ठीक है, तो यहां पे भी बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल नहीं, ये पूरा का पूरा इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, वो क्या है? सेंटेंस है, लेकिन उसमें वर्ब यूज नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे को होल सेंटेंस नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, आइए हम थोड़े से वर्ब के टाइप के ऊपर बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये क्लास करने के बाद आपको फिर कभी भी वर्ब का क्लास नहीं करना पड़ेगा। समझिएगा चीज़ों को अच्छे से। देखिए, ये है हमारा वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, वर्ब के हो जाते हैं दो टाइप जब आप फर्दर क्लासेस बढ़ते हो जो ऊपर की तरफ। तो मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। और ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे
एक्सुलरी लिखा गया है, तो इसके स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे जो है एक्सुलरी में डबल एल लगा देते हैं, तो स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्स में लिखेंगे तो नंबर वहाँ से कट सकते हैं। मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब छोटा है, मेन वर्ब के काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, तो पहले हम इसे निपटा देते हैं जल्दी से। एक्सुलरी वर्ब को जब आगे स्टडी किया जाता है तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला निकल के आता है मॉडल वर्ब, दूसरा निकल के आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब याद है ना, मैंने क्या बताया था कि जब आप छोटे थे तो क्या पढ़ते थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब यहाँ पे मॉडल वर्ब ने एंट्री मारी है, तो इसे समझिएगा। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, जो छोटा है उसको पहले खत्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब में आता है इज। मेरे ख्याल से मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं येलो रख लेता हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज, आपको दिख रहा है ना वहाँ पे, शायद हाँ दिख रहा है, वॉज है, वेयर है, हैव है, हैज है, हैड है, और बी, बी डब्ल्यू बी नहीं, बी, बी और ई। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास आपको करता हूँ, क्योंकि चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, ऊपर ऊपर से हमें नॉलेज नहीं लेना है। हेल्पिंग वर्ब में आपके बेसिकली 3 तरह के वर्ब हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा इसको। पहला तो है बी। बी का मतलब होता है होना। क्या होता है बाबू, होना, ठीक है। एक आता है हैव। हैव का मतलब जल्दी बताइए, पास होना। हैव का मतलब पास होना। एग्जाम में पास नहीं, जब कोई चीज़ें पास होती हैं तो उसे बोलते हैं पास होना, है ना। उसके बाद एक आएगा आपका, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, क्या आएगा, बी आएगा, हैव आएगा, और एक मिनट, बी हैव, ओके 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 ओके, तो बी आएगा, हैव आएगा, और आएगा डू। डू मीन्स करना। अब देखिए बी के काफी सारे रूप हो सकते हैं, जैसे कि इज। इज जो है आपका बी का रूप है। देखिए बी मतलब होना होता है, इज का मतलब है। जैसे राम इज अ बॉय, यानी कि राम एक लड़का है, लड़का है राम, इसका प्रूफ मिल रहा है, राम के लड़के होने का संदेश दे रहा है ये वर्ड इज, तो ये भी बी का ही रूप है। अब मैंने बोला शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी, उसके गुस्से में होने का संकेत हमें मिल रहा है। हाँ लेकिन पास्ट में थी, लेकिन थी तो गुस्सा होने का सबूत तो मिल रहा है ना, गुस्सा होने का सबूत तो मिल रहा है ना, तो वाज भी बी का ही रूप आता है। फिर वेयर, एंड आई थिंक आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचित हो गए। वेयर आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर आपके हैव में क्या क्या घुसेगा, हैव में घुसेगा आपके हैड, हैज, और एक तो हैव खुद आ जाएगा, ठीक है, हैड, हैज और हैव। अब देखिए चीज को समझिए, हैव का मतलब पास होना, हैड का मतलब भी पास होना ही होता है, लेकिन पास्ट में पास था, अभी नहीं है, ठीक है। और हैज सिंगुलर के लिए आता है, जैसे दे हैव अ काउ, राम हैज अ काउ, क्योंकि राम सिंगुलर है। या मतलब मेरे या बहुत आसान चीजें हैं बेसिकली, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और डू में आता है डिड और डज, और इन दोनों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। डिड बेसिकली पास्ट टेंस के लिए आएगा, और डज आएगा आपके सिंगुलर के लिए, ठीक है। जैसे कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अच्छा गलती स्पेलिंग हो गई, कोई बात नहीं, POES, तभी कहूँ कि इतना अजीब क्यों दिख रहा है यार, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने अच्छे से समझ लिया, फिर इसमें कोई चीज़ें बचती नहीं है, बहुत छोटा सा है ये। अब आते हैं थोड़ा सा मॉडल वर्ब के ऊपर। अगर आप क्लास 9th में हो या 10th में हो तो पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर ही मॉडल वर्ब के ऊपर आएगा, समझ रहे हो। तो मॉडल वर्ब में बेसिकली कोर 9, कोर 9
यानी कि मुख्यतः 9 मॉडल वर्ब्स हैं मुख्यतः। इसके बाद और छोटी मोटी चीजें मिला के ऐसे 11 का हो जाता है। इसको समझिएगा। इसमें आता है कैन। कैन का ही आपका पास्ट फॉर्म वुड आएगा, ठीक है। मे आता है, मे का माइट हो जाता है। शुड आएगा, विल आएगा, ठीक है। आउट टू आता है, OUGHT, आउट टू। माइट, माइट लिख दिया मैंने। यूज्ड टू, यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब जब किसी चीज़ का हम शौकीन होते हैं ना, जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्मोक, सिगरेट पीता था या उसको पीने की आदत है करके। तो ये सब मॉडल वर्ब आते हैं। ये आपको जो है, आप लिखने का जब काम करोगे ना, पोएट्री वगैरह या जब कहानियाँ वगैरह लिखोगे या मॉडर्न इंग्लिश का जब यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम इसका बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे वुड तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें WOULD, वुड। जैसे मैंने बोला कि आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक इंजीनियर बनना पसंद करता हूँ, ठीक है। आई वुड लाइक टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो मॉडल वर्ब बेसिकली यही है। इसके ऊपर पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें एकदम डिटेल में इसका कहाँ पे यूज किया जा रहा है, मे का यूज कैसे करना है, वुड का यूज कैसे करना है, कैन का यूज कैसे करना है, आपको मैं बताऊंगा। अब आखिरी हमारा क्या आएगा, वांट। क्या आएगा, वांट। वांट कहाँ आएगा, वांट कहाँ आएगा, गलत जवाब। वांट मॉडल वर्ब नहीं होता है। वांट जो है मेन वर्ब होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। और ये मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वांट को ही जो है मॉडल वर्ब समझ लेते हैं, वांट टू को मॉडल वर्ब समझ लेते हैं, लेकिन वांट जो है मेन वर्ब है, ठीक है ना। उधर घुसाने का प्रयास इसे कभी मत कीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से मॉडल और हेल्पिंग तो निपट गया भाई। अब आते हैं मेन के ऊपर। मेन वर्ब क्या है, देखो एक चीज समझना ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं। मेन वर्ब हर वो वर्ड है ना जिसको बोलने में, या बेसिकली ऐसे वर्ड जिनमें कुछ ना कुछ एक्शन इंक्लूड हो, जिनमें कुछ ना कुछ एक्शन इंक्लूड हो, शरीर हिलता हो, डोलता हो, एनर्जी लूज होती हो, एक्शन तो उसी में आता है। तो कम से कम एक्शन हो रहा हो, वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। इसमें एक्शंस दिखने चाहिए। जैसे कि इज था, क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। राम इज अ बॉय, इसमें किसी तरह का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन यही मैं बोलूंगा कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग हॉकी, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो वहां पे एक्शन हो रहा है। फुटबॉल खेल रहा है तो उसके पैर दुखेंगे, वहां एनर्जी लूज हो रहा है। दिखेगा तो हाथ उसका दुखेगा, है ना, वहां एनर्जी लूज हो रहा है। तो मेन वर्ब में ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेन वर्ब इंक्लूड्स एक्शन, मेन वर्ब इंक्लूड्स एक्शन इन इट, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ गया पूरी तरह से। नहीं समझ में आता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देखना है आराम से। अब एक बात समझिए, जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैंने बोला कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। राम वाला एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि मैं श्री राम में मानता हूँ, इसलिए बार बार उनका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। राम इज अ बॉय, इसमें इज जो है क्या है मुझे ये बताइए। बेसिकली मुझे पता है कि इज तो हेल्पिंग वर्ब था, इज क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, मगर यहाँ पे आपको मेन वर्ब दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, एक और एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो इस कंडीशन में इज ही मेन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। ये ठीक उसी तरह से है कि एक राज्य में अगर राजा मर जाए तो उसका पदभार कौन संभालता है, प्रधानमंत्री, समझ गए। तो यहाँ पे जब मेन वर्ब नहीं है, एब्सेंस है ना, यहाँ पे ये नहीं है, तो जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सोचा कि इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान में रखिएगा चीज़ों को। चलिए चलिए चलिए, मूव फर्दर। अब आइए मेन वर्ब के मेन मुद्दे में घुसते हैं भाई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब।
यहाँ से जो है आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। यहाँ तक जो चीज़ मैं बता रहा था वो बेसिकली बच्चों के लिए थी, 5 और 6 क्लास के लिए। अब जो है 9, 10th वाले, 11, 12th वाले यहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे अच्छे से समझना। अभी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है ये बच्चों के लिए थे, बेसिकली 5 और 6 क्लास के लिए। अब हम थोड़ा सा सीरियस होते हैं और यहाँ से आपकी असली जो है ग्रामर की पढ़ाई, वर्ब की पढ़ाई शुरू होगी। तो शुरुआत यहाँ से होती है। मेन वर्ब के 2 टुकड़े हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी जानने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप इसको बस इतना समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स आते हैं और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स गायब रहते हैं। ये सारे टीचर आपको बताएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एंड वी ऑल नो दैट ऑलरेडी आई गेस। इसमें ट्विस्ट क्या है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, चीज़ों को कैसे समझे, अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ईट, मन में सवाल आएगा जब मैं पूछूंगा आपसे, बताइए कि ईट क्या है, ट्रांजिटिव में जाएगा या इंट्रांजिटिव में जाएगा। या फिर मैंने आपसे ऐसा पूछ दिया कि चलिए 5 इंट्रांजिटिव वर्ड बताइए, 5 ट्रांजिटिव वर्ड बताइए, मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह। तो इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है, बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस चीज़ को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि क्या लगा के आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्या लगाकर क्वेश्चन करना है। अगर आंसर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ड है, ठीक है, और आंसर नहीं मिला तो वो इंट्रांजिटिव वर्ड है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये 95% कारगर तरीका है, 100% नहीं, 100% नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या लगा के क्वेश्चन करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जाएंगे कहाँ, ट्रांजिटिव में, ठीक है। जैसे कि वॉक या गो। जैसे देखिए ईट मतलब खाना, क्या खा रहा है, इसका आंसर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। रोटी खा सकता है, मछली खा सकता है, चावल खा सकता है, आंसर मिलता है। तो ये क्या लगा के जैसे ही आंसर मिला हम इसको कहाँ डाल देंगे, ट्रांजिटिव के अंदर। कहाँ डालें, ट्रांजिटिव के अंदर। राइटिंग क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा होगा। सोना, स्लीप, क्या लगा क्वेश्चन करो तो जरा कीजिए। तो क्या लगा जब क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या सो रहा है, तो कोई क्या सोता है भाई, इसका आंसर ही नहीं मिलने वाला मुझे। तो स्लीप कहाँ जाएगा, वो इंट्रांजिटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लाफ, लाफ मतलब हंसना, क्या हंस रहा है, कोई क्या हंसता है कि नहीं, कोई क्या हंसता है। तो इसका आंसर नहीं मिलेगा मुझे, तो लाफ को मैं यहां डालूंगा, LAUGH, ठीक है। लाफ। सी मतलब देखना, कहाँ जाएगा, क्या देख रहा है, जाहिर सी बात है मूवी देख सकता है, घर देख सकता है, बिल्डिंग देख सकता है, रास्ते देख सकता है, या किसी और को देख सकता है। तो वो कहाँ घुसेगा, ट्रांजिटिव में। तो छोटा सा ट्रिक है, ये 95% पे काम करता है। ज़्यादा आपको प्रेशर झेलने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। जो चीज़ें आसानी से निकलती है उसको आसानी से निकाल देना चाहिए। चलिए भाई, मेरे मेन वर्ब हमने पढ़ा, एक्सिलरी वर्ब पढ़ा, मॉडल वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हमने चुटकियों में पढ़ लिया, आसानी से समझ लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में मेंशन करो। ऐसे एक डायग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक माइंड मैप बनाओ, क्योंकि जब देखोगे बार बार तो चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए कहाँ गया हमारा, बाकी चीज़ें कंप्लीट है, ओके ओके ओके। हाँ, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब ये निकलते कहाँ से हैं, ये देखो मैंने एक ब्रांच बनाई है यहाँ से ऐसे, ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं, इनका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये सारे के सारे मेन वर्ब से ही निकलते हैं, कोर वर्ब से ही निकलते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या होता है, मेरे ख्याल से एक स्लैब होगा इसमें, ओके ओके, यही है, ठीक है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं सॉरी सॉरी फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपना बार बार रूप
चेंज करते हैं, बार बार रूप चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे इनको थोड़ा सा दिक्कत जब लगेगा ना, ये सहते नहीं है, ये सहते नहीं है जरा सा भी, थोड़ा सा भी माहौल चेंज होगा अपने आप को चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए, जैसे रीड, रीड का मतलब बच्चों पढ़ना। ठीक है, राम पढ़ता है, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, राम रीड्स। क्या होगा, राम रीड्स। भाई मेरे रीड से रीड्स हो गया, ये क्या हुआ, रीड से रीड्स हो गया। यानी कि थोड़ा बहुत भी इसको प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे ही माहौल चेंज होता है वैसे ही खुद को चेंज कर लेता है। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो याद रखना है मेन वर्ब से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है, मेन वर्ब से ही हुआ है। बताइए कहाँ से हुआ है, सही जवाब। तो रीड जो है हमारा रीड्स बन गया। उसी तरह से अगर स्लीप में लिखता हूँ, स्लीप, तो आपने देखा होगा बुक में कि स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है जब ये हम बात करते हैं कब की, पास्ट की। स्लेप्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, स्लीपिंग हो जाता है। तो भाई मेरे जब तुम रूप चेंज कर रहे हो तो तुम कहाँ आओगे, फाइनाइट वर्ब में आओगे। कहाँ आओगे, फाइनाइट वर्ब में आओगे। सी मतलब देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सी का 100 होता है ना, सीन हो जाता है ना, सीइंग होता है ना, सीज होता है ना, कहाँ जाएगा सी, कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। एंड वी कैन टेक सो मैनी एग्जाम्पल यार, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि अभी आप वीडियो स्टॉप करो, 5 एग्जाम्पल मन में सोचो फाइनाइट वर्ब के जो अपना रूप चेंज करते हैं माहौल के अनुसार। इनको जरा भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, ये सब्जेक्ट के अनुसार खुद को चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दूसरे तरह से एक्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो दूसरे तरह से एक्ट करेंगे। जैसे देखिए, कहाँ गया भाई, राम पढ़ रहा था, यहाँ है राम रीड्स। अब मैं जब पढ़ूंगा तो मैं लिखूंगा कि आई रीड। एस का अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ एस नहीं दिख रहा है, यानी कि अपना रूप ये क्या कर रहा है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे चीजें चेंज कर रहा है। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, इससे टेंस भी बर्दाश्त नहीं होता है। पास्ट में घुसेगा कुछ और हो जाएगा, और कंटिन्यूअस में रहेगा तो आईएनजी लग जाएगा उसमें, जनरली ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार, और किसके अनुसार ये चेंज हो सकता है, नंबर्स के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, सिंगुलर रहे तो कुछ और, प्लूरल रहे तो कुछ और, आसान है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में कोई दिक्कत आएगा, नहीं आएगा दिक्कत। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगा आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में। कहाँ दिक्कत आएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब में। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है, क्या दिक्कत आएगा, नहीं सर। दिक्कत कैसे आएगा, जब चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत कहाँ से आएगा, इसको समझिए अच्छे से। और जब आपको पता है कि दिक्कतें आएंगी उसमें तो उसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं, माफ करो क्या जो बाबू, हाँ अब आ गया नीचे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट वर्ब। ऑब्स्टिनेट का मतलब जानते क्या होता है, जिद्दी। दे आर ऑब्स्टिनेट, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। माहौल चेंज कर दो, रूप चेंज कर दो, रंग चेंज कर दो, टेंस चेंज कर दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, सिंगुलर प्लूरल चेंज कर दो, ये चेंज नहीं होगा, एकदम चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं। चलिए इनके ऊपर पढ़ते हैं थोड़ा सा। और नॉन फाइनाइट के भी यहाँ पे 3 रूप दिखाए गए हैं आपको, इनफिनिटिव, जीरंड्स और पार्टिसिपल। कौन कौन है, इनफिनिटिव, जीरंड्स और पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए इनफिनिटिव वर्ब क्या है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कैसे होगा, देखिए किसी भी वर्ब को उठाओ, कहाँ से उठाना है, मेन वर्ब से। एक्सिलरी वर्ब में मत घुसिएगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, मेन वर्ब से। एक्सिलरी वर्ब कभी भी नॉन फाइनाइट और फाइनाइट नहीं बन सकता। चलो, इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, टू उठाना है और V1 उठाना है। ठीक है, किसी भी मेन वर्ब को उठाइए वहां पे, जैसे रीड, अभी जस्ट मैंने बताया, रीड के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा कि रीड के अनुसार चीजें जो है बदल रही थी, कभी रीड्स हो रहा था, कभी रीडिंग हो रहा था, है ना।
लेकिन जब इसमें हम टू ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, इन्फिनिटिव। क्या बनता है, इन्फिनिटिव। क्या बनता है, चलिए सही जवाब। अब देखिए इससे कैसे डील करते हैं। क्या ये रूप नहीं चेंज करेगा अपना, क्या ये अपना रूप नहीं चेंज करेगा? तो सर आप बता रहे हैं कि रूप चेंज नहीं करेगा, तो दिखाइए इसको। बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए जैसे सी लाइक्स टू रीड, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब हुआ कि उसे पढ़ना पसंद है, उसे पढ़ना पसंद है। ठीक है, चलिए वी लव टू रीड, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को पढ़ना पसंद है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं मैं, गांधी जी लव टू रीड, उनको भी पढ़ना पसंद था। ऐसे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद होता है और पढ़ना चाहिए भी। अब मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे एक चीज, ये तो सिंगुलर में है और प्रेजेंट टेंस में है, ये प्लूरल में है और प्रेजेंट टेंस में है। क्या ये टू रीड चेंज हुआ? नहीं, सब जगह टू रीड ही है। अभी मैंने क्या बताया कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। चाहे इसको यहाँ भेजो वहाँ भेजो, चाहे दुनिया किसी कोने भेजो, अपना रूप ये चेंज, समझ गए, कभी नहीं करेंगे। तो इसको बनाना भी आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ मैं। अरे अलग ही लेवल है इसका, नहीं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो क्या करना है आपको इन्फिनिटिव बनाने के लिए, 2 + V1 करना है। क्या करना है, वेरी गुड। और हाँ किसी का भी बना सकते हैं, टू वीप, टू क्राई, टू स्लीप, कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू अभी के अभी 20 सेकंड में 20 इन्फिनिटिव वर्ब बनाइए, आप 15 सेकंड में बना दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब से उठाना है, उसके आगे टू लगाना है, हो गया काम खत्म। ठीक है, आइए थोड़ा सा जीरेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। जीरेंट बनाना पहले वाले से और ज़्यादा आसान है। बोलेंगे कि सर सब चीज़ तो आसानी, तो हार्ड क्या है? तो हार्ड कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको V1 लेना है, इसमें खाली ING लगा देना है। क्या करना है, V1 लेना है, उसमें ING लगा देना है, तो बन गया हमारा क्या, जीरेंट। जीरेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं इसका यूज हम लोग कई बार स्टेटमेंट में ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जैसे स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, जैसे देखिए इसको डीप में थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना, गलतियां यहीं पे होती है। जैसे मैंने बोला कि स्विमिंग, ठीक है, क्या मैंने बोला, स्विमिंग, क्योंकि मैंने स्विम में ING लगा दिया, स्विमिंग हो गया। स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। अब देखिए इसको मैं अलग अलग टेंस में अलग अलग नंबर्स के साथ ट्राई करता हूँ, क्या ये अपना रूप चेंज करते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि तैरना जो है एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, राधा लव्स टू, राधा लव्स स्विमिंग, राधा को क्या है भाई, तैरना पसंद है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, राधा को तैरना पसंद है। अब देखो मैं अपनी बात करूं कि जब हम लोग छोटे थे ना अपने गांव में, तो वी लव टू स्विमिंग, वी लव स्विमिंग, टू नहीं, टू तो फिर लगेगा तो इन्फिनिटिव में चला जाएगा, ध्यान रखना है, वी लव स्विमिंग। और हम लोग तलैया होती है गांव में, उसमें छोटे दोस्त लोग तैरते थे उसमें साथ में। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। दूसरा क्या है कि राधा को तैरना पसंद है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है कि हम लोग जब बच्चे थे ना तो वी लव्ड स्विमिंग, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। आप देख सकते हो कि प्रेजेंट से पास्ट में भाग गया मामला, फिर भी चीजें नहीं बदली, क्योंकि ये नॉन फिनिट वर्ब है ना। क्या है, नॉन फिनिट नहीं, माफ कीजिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलिएगा, ज़्यादा बेटर लगता है। फिनिट भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में बोलना थोड़ा लिखना है कि नहीं, तो नॉन फाइनाइट बोलेंगे ज़्यादा कूल लगता है। आप देख सकते हो कि स्विम ने अपना रूप जो है चेंज नहीं करा,
इसी तरह से अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, सिगरेट के डब्बे के पीछे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, ठीक है, यानी कि अगर आप सिगरेट पियोगे तो ऊपर चले जाओ। तो स्मोकिंग को भी आप अलग अलग यूज कर सकते हो, और जो है इसको यूज करो, अभी कभी ट्राई करो, अपने से नहीं ट्राई करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और हमारा आखिरी जो पॉइंट है आज का, या यूं कहूं कि वर्ब का, वो है आपका पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए पार्टिसिपल के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इसको जो है समझना बहुत आसान है। पार्टिसिपल बेसिकली क्या है कि पार्टिसिपल में दो टाइप है। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर में नॉलेज हो, या टीचर ने कभी थोड़ा सा भी पढ़ाया हो, तो आपको एक चीज़ टीचर जरूर बताए होंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी कि चीज़ों की विशेषता बतलाता है। कभी कभी ये हमेशा नहीं बताता है, लेकिन हाँ कभी कभी बताता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसके लिए एक स्लाइड तैयार किया था, ये रही वो स्लाइड भाई। स्लाइड बनाने से समय बचता है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं अपन। मेरे ख्याल से बोर्ड अटक रहा है थोड़ा। देखिए पार्टिसिपल क्या लिखा है, दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, नॉट ऑलवेज बट यस दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, हमेशा नहीं बट कभी कभी। इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा, अगला मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल, पहला प्रेजेंट फिर पास्ट। फ्यूचर पार्टिसिपल जैसा कुछ नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तीन तरह से एक्ट करेगा। ओहो, तीन तरह से क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस, यार यहाँ पे तो गलती लिखा हुआ है, टी के बगल में आई लिखना चाहिए था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्ट करेगा, इसमें आप ऐसे कर सकते हो जैसे V1 + ing, इस तरह से आपका क्या बन गया, इस तरह से आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सर क्या ये जीरन नहीं बना, नहीं, अलग अलग यूज हैं, अलग अलग क्या है, यूज हैं। तो आपके मन में लगेगा कि सर इतना हार्ड होते जा रहा है यार, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, जीरन भी याद करूँ, इसको भी याद करूँ, उसको भी याद करूँ। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसकी एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से, आंख में आंख डाल के एकदम अच्छे से। मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से दो, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, छोड़ दिए उनको हम। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वेयर ये सब था, हैज था, हैव था और हैड था। मॉडल वर्ब में क्या था, कैन था, कुड था, शुड था, वुड था, माइट था, मे था, ठीक है, आउट टू था। उसके ऊपर मैं क्लास लाऊंगा, मैंने ये भी बोला था। मेन वर्ब में घुसा हमने देखा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसे जिनमें क्या लगा के सवाल कर रहे हैं तो आंसर मिल जा रहा है, इंट्रांजिटिव ऐसे जिसमें क्या लगा के सवाल कर रहे हैं तो आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग घुस गए फाइनाइट और नन फाइनाइट में। फाइनाइट और, वेरी गुड, वहां पे हमने देखा कि फाइनाइट ऐसे हैं जो उनको ना मतलब थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हो रहा है, समय बदल रहा है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चीज़ें छोड़ दे रहे हैं और अपना स्वरूप चेंज कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। रीड का रीड्स हो जा रहा है, रीडिंग हो जा रहा है। फाइनाइट वर्ब और नन फाइनाइट वर्ब कहाँ से ओरिजिन हुए, कहाँ से वो निकले, कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, मेन वर्ब से। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नन फाइनाइट। नन फाइनाइट के भी तीन रूप थे। पहला क्या था, इन्फिनिटिव, 2 + V1। दूसरा क्या था, जीरन, V + ing, जिसका स्मोकिंग किल्स हमने किया, स्विमिंग वाला एग्जाम्पल लिया हमने। अभी जो हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं ये है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इतना समझ लेते हो आपका पूरा का पूरा वर्ब खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आपको कंटिन्यूअस टेंस में आपको देखने को मिल जाता है, जाहिर सी बात है। सीता इज डांसिंग, मोहन इज गोइंग, रवि इज राइटिंग, सब जगह ing यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्म दिखता है, V + ing दिखता है ना। एज एन एडजेक्टिव, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, या फिर इसको फ्रेजेस में यूज किया जाता है कई बार। तो इस पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसा कि आपने बताया मैंने, एज एन एडजेक्टिव में, और पार्टिसिपल फ्रेजेस में इसका यूज होता है। फ्रेज में जब आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का तो उसमें डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। एक तो मैंने बता दिया, सीता इज डांसिंग, रवि इज गोइंग, इस तरह से।
दूसरा यह है कि इसको एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया जाए, है ना। इसको ऐसे समझिए, कैसे समझना है, वेट अ मिनट, ओके, हाँ, इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला कि द बेबी इज क्राइंग, बच्चा क्या कर रहा है बाबू, चिल्ला रहा है, या यू कैन से कि रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्राइंग। अभी ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चीजें चल रही हैं। लेकिन इसी को अगर क्राइंग को मुझे एडजेक्टिव की तरह दिखाना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, क्राइंग को आगे रख दीजिए, क्राइंग बेबी, बेबी नहीं बेबीज कर दो, क्राइंग बेबीज नीड मिल्क, यानी रोते हुए बच्चे को दूध की जरूरत होती है या दूध देना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। क्राइंग बेबीज नीड मिल्क, रोते हुए बच्चों को दूध की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइंग जो आ गया ना आगे में, ये क्या कर रहा है, बच्चे की विशेषता बता रहा है। बच्चा है, कैसा बच्चा है, रोता हुआ बच्चा है, रोतरू बच्चा है ना, तो उसको दूध की जरूरत है। चलिए, ये है, और इसके बाद है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ज़्यादा आसान है, देखिए थोड़ा सा छोटा हो जाए यार, अब ठीक है। देखिएगा इसे, पास्ट पार्टिसिपल सोज अ कंप्लीट और पैसिव स्टेट, ऐसा काम जो हो चुका। अब देखो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से इसको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। पास्ट का मतलब क्या हुआ, जो समय बीत गया, और पास्ट में कोई काम किए होगे तो जाहिर सी बात है वो काम कंप्लीटेड है कि नहीं, वो पूरी तरह से कंप्लीटेड है काम। तो इसीलिए जो है ना पास्ट पार्टिसिपल, बेसिकली इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, V3 लिखा जा सकता है, या थर्ड फॉर्म इसे कभी कभी हम बोल देते हैं, थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म में ही आता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सोज अ कंप्लीट और पैसिव, काम जो कंप्लीट हो गया उसको दिखाएगा। यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, कैसे, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। रिटन क्या है, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, V1 V2 V3, V3 है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है ना, जब यूज किया जाता है तो कहाँ पे यूज किया जाता है, V3 के फॉर्म में यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। और पास्ट टेंसेज में यूज किया जा सकता है, या जस्ट जो काम अभी हुआ है, अभी जो जस्ट काम हुआ है उसमें यूज होता है, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर या आई हैड रिटन अ लेटर। इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा सोचिए। आई हैव रिटन अ लेटर का मतलब होता है कि मैंने एक खत लिखा है, अभी जस्ट लिखा होगा शायद, लेकिन आई हैड रिटन अ लेटर अगर मैं बोलूँगा तो इसका मतलब होगा मैंने एक खत लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज होता है V3, एकदम सिंपल सा है, इसको कॉपी में ऐसे लिख लेना है, V3 थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में इसका भरमार होता है, जब मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी मम्मी ने मान लीजिए केक बनाया है आपके लिए, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, द केक हैज बीन बेक्ड बाय माय मदर, द केक हैज बीन बेक्ड बाय माय मदर। देखो बेक्ड आ गया ना यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। पैसिव फॉर्म, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, माय मदर हैज बेक्ड केक, माय मदर हैज बेक्ड केक, मेरी मम्मी ने केक बनाया है, लेकिन इसको एक्टिव फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, द केक हैज बीन बेक्ड बाय माय मदर। या इसको आप एक चीज़ और दे सकते हो, जैसे कि कुछ एग्जांपल देना है, जैसे कि एक ड्राइंग है जो कि आपकी सिस्टर ने बनाया है, इसमें लिख सकते हो कि ड्राइंग हैज बीन ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन बाय माय बहन, है ना, सिस्टर। हो गया काम। यहाँ पे भी आप देख सकते हो V3 आ गया।
यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है परफेक्ट टेंसेज में, पैसिव वॉइस में। अब इसको एडजेक्टिव में कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा ये समझिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। और आखिरी भी है पॉइंट, ऐसे समझिए इसको, जैसे कि आपने एक भूत देखा, ठीक है, तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे पुलिस को? डेड लेडी, मतलब मरी हुई औरत, वॉज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, मरी हुई महिला वहां पे खड़ा थी। देखो यहाँ पे डेड जो आ रहा है क्या है? V3 है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। या इस तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रोकन माने टूटा हुआ, मिरर, ब्रोकन मिरर वॉज laying on the floor, on the floor, टूटे हुए शीशे कहाँ बिखरे हुए थे? फ्लोर के ऊपर। ये ब्रोकन क्या है? V3 है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। महिला है, लेकिन कैसी महिला है? मरी हुई, भूत, ठीक है। शीशा है, लेकिन कैसा शीशा है? ब्रोकन है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो हालांकि अभी तो इतना ही है हमारे पास, और इतना ही था, इतना ही वर्ब में पढ़ना है, इतने को ही लेके कन्फ्यूजन रहता है। अगर एक लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ इसमें, तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। और डाउट हमेशा रहता है कि लिंकिंग वर्ब क्या है सर, मन में आता है लिंकिंग वर्ब क्या है। तो लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बस लिंक करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में क्या लिखा था कि राम इज अ डॉक्टर, लिख देता हूं कि राम एक डॉक्टर है। इज क्या है? ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या जो है ये किसी एक्शन को दर्शा रहा है? नहीं। तो जो वर्ब्स एक्शन को नहीं दर्शाते हैं, ध्यान से, जो वर्ब्स एक्शन को नहीं दर्शाते हैं को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। बस जोड़ने का काम कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, या उसके प्रोफेशन से, या उसकी आइडेंटिटी से। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लिंकिंग वर्ब क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट को, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए, सब्जेक्ट को उसकी आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आसान है ना ये वाला? इसके बाद क्या डाउट आता है मन में? लिंकिंग वर्ब समझ गए, मेन वर्ब समझ गए, फलाना ढिकाना सारे वर्ब हम लोग समझ गए। और कोई डाउट है मन में? नहीं है? नहीं है ना? एक डाउट आएगा, कौन सा आएगा देखिए। रेगुलर वर्ब और एक आएगा इर्रेगुलर वर्ब। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। अब बोलोगे सर सिलेबस बढ़ा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीजें हैं। रेगुलर वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब है ना आपका, जब उसका आप चेंज करते हो V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। या ऐसे इसको समझ सकते हो कि ऐसे मेन वर्ब्स जिनमें ed लगा के काम हो जाए, मेरा ed लगा के काम हो जाए, V2 भी बन जाए और V3 भी बन जाए, ठीक है। ed लगा के काम मेरा हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे क्या क्या होता है? वॉक, वॉक का मतलब चलना, तो इसका V2 जब बनाएंगे तो क्या हम करेंगे? वॉक। V3 भी वॉक नहीं होगा, ठीक है। क्राई, क्राई मतलब रोना, इसका क्या होगा? ed लगाना है, क्राइड, आई क्राइड अ लॉट। तो ऐसे वर्ब्स जिनका V2 और V3 बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, ed लगा के मेरा काम हो जाए एकदम। इसको समझ जाइएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, और मार्कर से ऐसे, वो मार्कर नहीं माफ़ कीजिएगा, हाईलाइटर से इसको ऐसे से गोल कर देना है। और इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो बड़ा परेशान करता है यार, इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। गो, वेंट, गॉन, रीड, रीड, रीड। रीड में आप ed नहीं लगा सकते हैं, रीड एड नहीं कर सकते हैं। गो का गोड नहीं कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन। सी, सॉ, सीन। तो ऐसे वर्ब जो ज़्यादा परेशान करे आपको, इसके बगल में ऐसे लिखना है, हिंदी में लिखिएगा कि परेशान करने वाले, ठीक है,
ऐसे लिखिएगा, परेशान करने वाले वर्ब जो हैं इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये मेन वर्ब के ही दो प्रकार हैं, ठीक है ना, जो V1, V2 और V3 के नज़रिए से बनाया हुआ है। चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान होता है जब हम इसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 12 तक इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है और इतना चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और अगर आपको लगे कि ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी 1% भी 5% भी अगर आपके लिए यूज़फुल है तो नीचे है ना सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा, और कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा एक बार। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।